अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन साइड पे मौसम फकर में खुश आमदीद। इमरान खान का कार्ड इमरान खान के खिलाफ ही चल गया। हमजा शहबाज शरीफ ने एक बड़ा दाव खेल दिया है और अब पीटीआई वाले भी वही लकीर पीट रहे हैं जो इक़्तिदार में आने के बाद मुस्लिम लीग नून वाले पीट रहे थे, यानी हुक्मरान इत्तेहाद जो लकीर पीट रहा था अब वही पीटीआई ने शुरू कर दिया। एक ही हो गया, इस किस्म का एक सीन है जो चल रहा है। लेकिन दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी एक्शन में आ गया है और इंतखाबी ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी के नाम पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कुछ नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं। इस सूरत हाल में सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान का कौन सा ऐसा कार्ड था जो उनके खिलाफ चल गया। हमजा शहबाज शरीफ ने दाव तो खेल दिया है, लेकिन क्या वो इसको आगे बढ़ा पाएंगे? ये जो दाव उन्होंने खेला है, क्या इस दाव को मंतकी अंजाम तक पहुंचा पाएंगे? इलेक्शन कमीशन पर अचानक दबाव क्यों आया और उन्होंने ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर नोटिस क्यों जारी किए? इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बनी गाला में होने वाले एक इजलास की, जिसके बारे में इस किस्म की खबरें आ रही हैं कि इस इजलास में शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से खासी बातचीत हुई है। और इस इजलास में, यानी ये कोर कमेटी का इजलास था और इस इजलास में बुनियादी तौर पर दो चीज़ें ज़ेर गौर रहीं। एक, ज़िमनी इंतखाबात का में इमरान खान के जलसे जुलूसों का शेड्यूल, और दूसरा शाह महमूद कुरैशी। यानी जब से ये खबरें सामने आ रही हैं कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने पीपल्स पार्टी के साथ रब्ते किए हैं या उनकी कुछ मुलाकातें हुई हैं, या ये खबरें भी आ रही हैं कि शाह महमूद कुरैशी साहब की लाइन दूसरी तरफ मुकम्मल तौर पर सीधी हो गई है, अब वो फ्यूचर पॉलिटिक्स दूसरी तरफ से इशारे के बात करेंगे। तो इस बात को लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक बहस का आगाज़ हो गया है। अगरचे शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी और उनके साहबजादे ज़ैन कुरैशी साहब ने भी इस बात का वाज़ेह तौर पर तरदीद की है कि वो पीपल्स पार्टी में उनका जाने का भी फ़िलहाल किसी किस्म का कोई प्रोग्राम नहीं है और वो इस बात को संजीदगी से भी नहीं ले रहे। दूसरी जानिब शाह महमूद कुरैशी साहब के जो सबसे ख़तरनाक हरीफ पीपल्स पार्टी में सामने आ रहे हैं वो है यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की तरफ से भी ये बात वाज़ेह तौर पर दो टोक अंदाज में सामने आई है कि मैं पीपल्स पार्टी में मौजूद हूँ और शाह महमूद कुरैशी के लिए ये दरवाजे बंद है। यानी उनका ये कहना है कि जब तक मैं पीपल्स पार्टी में मौजूद हूँ शाह महमूद कुरैशी साहब की एंट्री मुमकिन नहीं हो सकती। लेकिन इन सारी बातों के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस इजलास में शाह महमूद कुरैशी साहब ने इस इजलास में शिरकत नहीं की, क्योंकि वो अपने साहबजादे की इलेक्शन कैंपेन के हवाले से मुल्तान में बिजी थे। लेकिन ये बात ज़रूर की गई है कि जनाब इनसे बुला के ज़रा पूछें तो सही कि उन्होंने अगर ये राब्ता किया है या उनकी अगर कोई मुलाकात हुई है तो उस मुलाकात की वजूहात क्या थी, वो क्यों मिले खुर्शीद शाह साहब से, और इस मुलाकात के बारे में उन्होंने पार्टी क़यादत को भी नहीं बताया। ये बात तो तय है कि मुलाकात हुई है, लेकिन उसके बाद पार्टी में जाना ना जाना, पार्टी में रहना या उसको छोड़ना एक कतई तौर पर एक मुख्तलिफ बात है। उसकी अगर उन्होंने तरदीद कर दिया तो हम इस बात को तस्लीम भी करते हैं। लेकिन ये सवाल तो फिर भी मौजूद है ना कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने पार्टी क़यादत से की इजाज़त के बगैर पीपल्स पार्टी की टॉप लीडरशिप के साथ क्यों मुलाकात की, और इस हवाले से शाह महमूद कुरैशी साहब को सामने आकर दो टोक अंदाज में इस बात का जवाब देना चाहिए, चाहे वो कोर कमेटी के इजलास में दें या आपके साथ मुलाकात में दें। लेकिन ये तय है कि उनसे अब इस हवाले से बाज़पुर्स ज़रूर की जाएगी। दूसरी जानिब पंजाब के अंदर चूँकि ज़िमनी इलेक्शंस हो रहे हैं और इन इलेक्शंस के हवाले से इमरान खान साहब की ये ख्वाहिश है कि वो हमजा शहबाज साहब की हुकूमत का धड़न तख्ता कर दें और कम से कम 20 में से 12 नशिस्तें जीत कर सबको सरप्राइज़ करें और इस बात को इस्टेब्लिश करें कि इस वक्त उनकी जो मास पॉपुलैरिटी है वो इस वक्त उसका ग्राफ टॉप पर है और इस वक्त वो नाकाबिले शिकस्त तो हो चुके हुए हैं। लिहाजा उसके लिए ज़रूरी है कि वो तमाम लोग जो उनके जलसों में आते हैं उससे आधे भी अगर बकौल उनके वो 10-10 लाख का मजमा इकट्ठा करते हैं, तो अगर कोई उससे आधे भी या आधे के भी आधे अगर बाहर निकल आए इलेक्शन वाले दिन किसी एक हल्के में, तो इमरान खान साहब को तमाम तरह अगर रियासती कुव्वत भी इस्तेमाल कर ली जाए तो इमरान खान साहब की जमात इलेक्शन नहीं हारती। और यही बात है जिसने इमरान खान साहब को मजबूर कर दिया है कि वो जलसों की एक सीरीज़ का ऐलान करें और कोर कमेटी के इजलास में जलसों के इस प्रोग्राम की मंजूरी दे दी गई है, जिसका आगाज़ होगा 7 जुलाई को, और 7 जुलाई को इमरान खान साहब लाहौर से ही अपनी इस मैराथन जलसा मुहिम का आगाज़ करेंगे और PP 158 और शेखुपुरा PP 140 के में इंतखाबी जलसों से खिताब करेंगे। उसके बाद 8 जुलाई को इमरान खान साहब खुशाब और रावलपिंडी में जलसों से खिताब करेंगे। 9 जुलाई को 18 हज़ारी जंग और साहिवाल में उनके लिए जलसे शेड्यूल किए गए हैं। 11 जुलाई को लोधरा मुजफ्फरगढ़ बहावलनगर में जलसों से खिताब करेंगे।
12 जुलाई को इमरान खान भक्कर और लिया में जलसों से खिताब करेंगे, जबकि 13 जुलाई को इमरान खान साहब झंग और फैसलाबाद, 14 जुलाई को मुल्तान और डीजी खान, और उसके बाद 15 जुलाई को लाहौर में PP 168, 167 और 170 में इंतखाबी जलसों से खिताब करेंगे। यानी इस दिन वो अपनी इस इंतखाबी मुहिम को क्लोज़ करेंगे और उनका ये मानना है कि इस इंतखाबी मुहिम के नतीजे में लोग बहुत ज़्यादा मोटिवेट होंगे, चूँकि इमरान खान का नाम बिकता है, लोग जौक दर जौक आएंगे और उसके बाद यहाँ पर जो अन्नी मच जाएगी और इमरान खान साहब अब बड़ी कम्प्रीहेंसिवली ये इलेक्शन जीत जाएंगे। इस इलेक्शन के जीतने से ही उनके फ्यूचर प्लान्स आगे बढ़ सकते हैं, यानी पंजाब हुकूमत को घर भेजना और मरकज़ हुकूमत को घर भेजना और उसके बाद इलेक्शंस कराना। लेकिन दूसरी तरफ वो जो चाचा जी बैठे हुए हैं ना, आसिफ अली जरदारी साहब, वो भी चुप करके नहीं बैठे हुए। वो जिस दिन लाहौर आए हैं, लाहौर आने की मैंने आपकी सारी कहानी उनकी सुनाई थी, उसके बाद शुजात साहब से मुलाकात हुई है और अगले दिन ही शहबाज शरीफ साहब भी पहुंच गए शुजात हुसैन साहब से मिलने। और इस वक्त दो ऑप्शंस हैं जो शहबाज शरीफ साहब और आसिफ अली जरदारी साहब दोनों तरफ से मिले हैं चौधरी शुजात हुसैन को, क्योंकि आसिफ अली जरदारी साहब से मुलाकात में जो ऑप्शंस उनको दिए गए थे उसमें से एक ऑप्शन ये था कि जनाब आप अपने अरकान असम्बली को पाबंद करें कि वो हमजा शहबाज को वोट दें बतौर पार्टी हेड, और अब तो आर्टिकल 163A की तशरीह हो चुकी है, लिहाजा वो हमजा शहबाज को वोट देने के पाबंद होंगे। लेकिन उस पर शुजात साहब का ये कहना था कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब मेरे भाई हैं, मैं उनके खिलाफ नहीं खड़ा हो सकता। तो फिर उनको एक दूसरा ऑप्शन दिया गया और दूसरे ऑप्शन में उनको ये कहा गया कि जनाब आप अपने अरकान असम्बली को पाबंद कर दें कि वो हमजा शहबाज को वोट दें, और उसके नतीजे में चौधरी परवेज़ इलाही साहब की जो स्पीकरशिप है वो कायम रहेगी और उस स्पीकरशिप के ऊपर जो हमने तहरीक अदम एतमाद फाइल की हुई है वो तहरीक अदम एतमाद वापस ले ली जाएगी। लेकिन उसके लिए शुजात साहब की ये जिम्मेदारी लगी कि उन्होंने परवेज़ इलाही साहब को इस सारे सिनेरियो पर उनको आमादा भी करना है और उनको अपने साथ खड़ा भी करना है, जिस पर चौधरी शुजात हुसैन साहब ने कहा कि इस ऑप्शन पर जो गारंटी है मुझे शहबाज शरीफ साहब देंगे। जिस पर आसिफ अली जरदारी साहब ने उनसे मुलाकात की, फिर उन्होंने शहबाज शरीफ साहब उनसे रब्ता किया, फिर शहबाज शरीफ साहब अगले दिन आए और शुजात साहब से मिले और उनके साथ ये सारे मामले को उन्होंने तय कर लिया। अब देखना यह है कि शुजात साहब की ना अब आ गई है बॉल उनके कोर्ट में। अब या तो उन्होंने मनाना है चौधरी परवेज़ इलाही साहब को या फिर उन्होंने ख़त लिखना है। अब ये दो ऑप्शंस हैं, यानी दूसरी तरफ से भी कुछ कोशिशें की जा रही हैं। इसी तरह सब्तैन खान साहब जो पंजाब असम्बली में PTI के पार्लिमानी लीडर हैं, यानी अपोजिशन लीडर हैं, उनकी तरफ से भी ये दावा सामने आया है कि मुस्लिम लीग नून के 4 अरकान असम्बली ऐसे हैं जो ये जो 22 जुलाई को जो होनी है रीपोलिंग, उसके अंदर वो गैर हाज़िर रहेंगे और उसके बाद वो डिसीट होकर वो PTI में शामिल हो जाएंगे और अगला इलेक्शन वो PTI पर लड़ेंगे। यानी इस वक्त दोनों पार्टीज़ ने अपना अपना मुकम्मल तौर पर वो फोकस किया हुआ पंजाब, क्योंकि इस वक्त उस चेन के अंदर पंजाब ज़रा सी कमज़ोर सी कड़ी है और अगर पंजाब के ऊपर दबाव डाला जाता है, पंजाब पर फोकस किया जाता है, जिस तरह इमरान खान साहब इलेक्शंस के हवाले से फोकस कर सकते हैं, तो उसके नतीजे में पंजाब में इक़्तिदार की टेबल टर्न हो सकती है, इक़्तिदार इस तरफ से उस तरफ शिफ्ट हो सकता है और इमरान खान साहब की ये ख्वाहिश है कि वो ये टेबल को टर्न कर दें। लेकिन दूसरी तरफ वाले जो तमाम लोग हैं वो भी तो में खामोश होकर बैठे नहीं हुए और यही वजह है कि इमरान खान साहब का कार्ड खुद इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ खेल दिया गया। यानी आपको याद है 28 फरवरी वो तारीख़ थी जब जो इमरान खान साहब की तरफ से एक ऐलान किया गया था और उन्होंने मुल्क भर में 6 महीने के लिए पेट्रोलियम प्राइसेस की कीमत को फ्रीज़ कर दिया था और उसके साथ साथ उन्होंने बिजली के जो यूनिट हैं उसकी कीमत में 5 रुपए की कमी करने का ऐलान किया था। उनका ये कहना था कि 6 माह तक पेट्रोल इसी कीमत पर बिकेगा और बिजली की ये सब्सिडी भी जारी रहेगी, जिस पर जो बहुत ज़्यादा लैदे हुई तमाम माशी माहिरीन की तरफ से कहा गया कि जनाब ये फ़ैसला तो बड़ा जो है वो खुदकुश हो जाएगा, मीशत पर दबाव आएगा, ये वो इस किस्म की सारी बातें की गई। लेकिन ये सब्सिडी जारी रही। फिर तहरीक अदम एतमाद हुई, तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई, शहबाज शरीफ साहब आ गए और उनकी तरफ से फिर ये बातें शुरू हुई कि जनाब हमारे लिए तो बारूदी सुरंगें बिछा के गए थे इमरान खान साहब। अब इमरान खान साहब ही के उस पर अमल दरामद करते हुए हमजा शहबाज साहब की तरफ से 100 यूनिट तक जो बिजली के वो सार्फिन हैं उनके लिए, पंजाब में रहने वालों के लिए बिजली कर दी गई है मुफ्त। यानी वो तमाम लोग जो 100 यूनिट महीने की बिजली इस्तेमाल करते हैं उनको अगले 6 माह तक
بجلی کا کوئی بل ادا نہیں کرنا پڑے گا۔ یعنی یہ وہی کارڈ ہے جو عمران خان صاحب نے کھیلا، اور یہ وہی کارڈ ہے جو حمزہ شہباز صاحب کھیل رہے ہیں۔ اور اس کھیل کے نتیجے میں ان کا یہ کہنا ہے کہ میں نے اس میرے اعلان سے تقریباً 90 لاکھ کے قریب جو پنجاب کے شہری ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ 90 لاکھ خاندان جو بلو دی پاورٹی لائن ہیں، جو غربت کی لکیر سے نیچے رہ رہے ہیں، ان کو اس کا فائدہ ہوگا، اور وہ کم از کم مہنگائی کے اس عذاب سے بچ جائیں گے۔ اور اس کے لیے ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے 100 ارب روپے مختص کر دیے۔ یہ تو ایک سمپل سی بات ہے، اور یہ وہی اعلان ہے جس کے بارے میں کل مریم نواز صاحبہ نے دھرم پورے میں خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ کل حمزہ شہباز ایک بہت بڑا اعلان کرنے جا رہے ہیں۔ اور اس کی ایک وجہ بھی تھی کہ اس وقت جو دباؤ آ رہا ہے مسلم لیگ نون پر، اس دباؤ کو تھوڑا سا ہٹانا بہت ہی زیادہ ضروری ہے، کیونکہ مسلم لیگ نون کو بھی پولیٹیکل بریتھنگ سپیس چاہیے، ان کو بھی ایسی کوئی اپنے لیے ایسی کوئی گنجائش چاہیے جہاں سے وہ اپنے لیے آگے بڑھنے کا کوئی راستہ نکال سکے، کیونکہ مہنگائی جس حد تک بڑھ چکی ہے اس کا تمام جو دباؤ ہے وہ مسلم لیگ نون پر آ رہا ہے، اور اس کی ذمہ داری بھی اس وقت مسلم لیگ نون پر ہی عائد کی جا رہی ہے۔ لہٰذا مسلم لیگ نون یہ سمجھتی ہے کہ وہ اپنا جو ووٹ بیس ہے، جو اپنا ووٹ بینک ہے، وہ اس کو کسی بھی صورت کمپرومائز نہیں کر سکتی۔ لہٰذا انہوں نے اپنے ووٹ بینک کو انٹیکٹ کرنے کی کوشش کی ہے، اور پنجاب ان کا ووٹ بینک ہے۔ لہٰذا اس صورتحال میں وہی رد عمل آ رہا ہے جو پہلے عمران خان صاحب کے فیصلے کے بعد اس طرف سے آیا تھا، اب یہی سارا رد عمل دوسری طرف سے آ رہا ہے۔ عمر ایوب صاحب ہوں، حماد اظہر صاحب ہوں، شوکت ترین صاحب ہوں، یا اور بھی، وہ تمام لوگ اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جناب یہ والا جو کام ہے یہ تو بالکل غلط ہے، یہ والا جو کام حمزہ شہباز صاحب نے کیا ہے یہ بنیادی طور پر انتخابی ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی ہے۔ یہ جو کام کیا گیا ہے اس کا الیکشن کمیشن کو نوٹس لینا چاہیے، جبکہ وہ اس فرق کو سمجھنے سے قاصر ہے کہ یہ جو عمران خان صاحب، یہ حمزہ شہباز صاحب کی طرف سے جو ریلیف پیکج کا اعلان کیا گیا ہے یہ کسی خاص حلقے کے لیے نہیں کیا گیا، یہ انتخابی ضابطہ اخلاق کے دائرے میں نہیں آتا، یہ پورے پنجاب کے لیے ہے، اور حمزہ شہباز صاحب پورے پنجاب کے چیف منسٹر ہیں، اور انہوں نے پورے پنجاب کے عوام کو، یعنی یہاں پہ وہ غریب ترین طبقات کو سہولت دینے کے لیے اس فیصلے کا اعلان کیا ہے۔ سمارٹ موو کیا ہے انہوں نے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان اس بات کو کسی بھی صورت نظر انداز نہیں کر سکتا۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب آپ نے غلط کیا ہے، ہم آپ کو نوٹس جاری کرتے ہیں، یا اس پر 17 جولائی تک ہم عمل درآمد روکتے ہیں، یہ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ اس کا تعلق پورے کا پورے پنجاب سے ہے، چند ایک اضلاع کے لیے نہیں ہے۔ لہٰذا پی ٹی آئی کا جو وویلا ہے وہ صرف اور صرف اس وجہ سے ہے کہ ان کو اس بات کا اندازہ ہے کہ اگر یہ منصوبہ چل پڑا تو پھر یہ جو 17 جولائی کو ہے یہ ٹیبل ٹرن ہو سکے گی، ہوا کا رخ دوسری طرف چلا جائے گا، اور حمزہ شہباز صاحب آگے نکل جائیں گے۔ اسی طریقے سے الیکشن کمیشن نے اگرچہ کچھ اعلانات کیے ہیں، کیونکہ کچھ آج تقرر و تبادلے کیے گئے تھے نیب میں، جہاں پر یہ جو شہزاد سلیم صاحب ہیں جو لاہور کے ڈی جی تھے ان کو ہٹایا گیا ہے۔ اسی طریقے سے جو نیب ہیڈ کوارٹر کے آپریشن ڈویژن کے ہیڈ تھے مسعود عالم خان صاحب، ان کو ہٹایا گیا ہے۔ ڈی جی نیب راولپنڈی عرفان نعیم منگی کو تبدیل کر دیا گیا ہے۔ اس طرح کے کچھ تبادلے کیے گئے تھے، اور یہ جو تبادلے ہیں یہ بنیادی طور پر روک دیے گئے تھے جب سو موٹو لیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان نے، لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ جو تبادلے نیب میں کیے گئے ہیں، یہ تبادلے دنیا نیوز کی یہ خبر ہے کہ الیکشن کمیشن نے ان تبادلوں کو منسوخ کر دیا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسرز کی طرف سے یہ جو تقرر تبادلے کے اعلامیے کو فوری طور پر منسوخ کرنے کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں، جبکہ پی پی 125 جھنگ میں ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر وزیر اعلیٰ کے معاون برائے سیاسی امور کو بھی نوٹسز جاری کر دیے ہیں، اور ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر جو ایک امیدوار ہیں رانا احسن، ان کو 45,000 روپیہ جرمانہ کر دیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے مسلم لیگ نون کے سینئر لیڈر ہیں رانا تنویر صاحب، ان کو بھی ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر نوٹس جاری کر دیا گیا ہے۔ اور رابعہ فاروقی ہیں چیف منسٹر کی معاون خصوصی برائے سیاسی امور، ان کو بھی جو ہے وہ نوٹس جاری کر دیا گیا ہے، اور 5 جولائی کے لیے ان کی بھی طلبی کر دی گئی۔ یعنی الیکشن کمیشن اس وقت یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں اس
इलेक्शन की साख को कम अज़ कम मेंटेन रखना है ताकि किसी तरफ से भी कोई एतराज़ सामने ना आ सके। जनाब ये शफाफियत नहीं हो सकी, जनाब ये धांधली हो गई, जनाब ये इख्तियारात का इस्तेमाल कर लिया गया, सरकारी वसाइल इस्तेमाल किए गए। इस किस्म की सूरत हाल से वो बचना चाहते हैं और यही वजह है कि उन्होंने इस सारे जो चीज़ें हो रही थी उसके ऊपर उन्होंने स्टॉप लगा दिया है, नोटिस जारी कर दिए हैं, यानी उन्होंने अपने फ़राइज़ को अदा करने का उन्होंने अमल का आगाज़ कर दिया। अब देखना यह है कि इस सारे सूरत हाल के बावजूद ये जो पंजाब में बिछी हुई है चेस गेम, जिसके कुछ मैंने सूरत हाल आपके सामने रखी है, क्या इस चेस बोर्ड के ऊपर जो मोरे हैं वो अपना खेल सही तरह खेलेंगे और क्या इमरान खान साहब मौजूदा हुकूमत को घर भेजने के लिए जो अवामी हमायत का वो दावा करते हैं, क्या उस अवामी हमायत को पोलिंग स्टेशंस पर लाकर हमज़ा शहबाज और शहबाज शरीफ साहब दोनों को घर भेज सकते हैं? क्योंकि ये उनके पास एक मौका आ गया है। अगर वो ऐसा कर सकेंगे तो सबकी छुट्टी हो जाएगी और फिर इमरान खान साहब इलेक्शन का अपना ख्वाब बड़ी आसानी से पूरा कर सकेंगे। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।